क्लास। आज हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जलवायु आपका। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका जलवायु। देखिए, आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग होते हैं। ठीक है, ये जनरली आपने अपने एवरीडे में देखा है, एवरीडे लाइफ जो आपकी है वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया है कि आपकी गर्मियों में आप ज़्यादा पानी पीते हैं, सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है। ठीक है, उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां जो होती हैं वह मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग ऋतु जब आती हैं तो मौसम भी अलग अलग आता है। यह भिन्नता मौसम की तत्वों, कौन कौन से तत्व हैं भाई, तापमान है, वायुदाब है और पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन में आती है। अब देखिए मौसम क्या है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, कुछ क्षण कुछ पल की जो अवस्था है वायुमंडल की, उसे मौसम कहा गया है। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं की औसत से होता है। ठीक है, जो मौसम रहा है, जो मौसम की दशाएं रही हैं, उनकी जो औसत है उससे यदि हम देखें तो उससे हम वहाँ की जलवायु देखते हैं। यह काफ़ी लंबे समय बाद देखी जाती है। मौसम जो है वो जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जो जलवायु है, जलवायु में बदलाव जो है वह 50 तथा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मौसम क्या होता है। ठीक है, सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा कि जलवायु क्या होते हैं। आपने पहली की कक्षाओं में मानसून के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट का आपका चैप्टर आया होगा, ठीक है, 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे आपने मानसून शब्द के बारे में पढ़ा होगा। मानसून शब्द का अर्थ भी आपको ज्ञात होगा। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। मानसून से अभिप्राय एक ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु जो चेंज होंगी उनके अनुसार, मतलब जो उनकी जो पवनों की दिशा होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। भारत की जो जलवायु वह उष्ण मानसूनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया, आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो कैसी है भारत की जलवायु? उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता देख लेते हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मतलब दोनों जगह की जो मानसून है वह एक जैसी है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए जो मौसम में और जो जलवायु में विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के आधार पर, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। यदि हम यहाँ पर बात करें दक्षिण में, यदि हम केरल और तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें तो देखिए दक्षिण में जब मैं केरल और तमिलनाडु की बात करती हूँ, ठीक है, ये हमारा साउदर्न मोस्ट स्टेट है सबसे नीचे, और उत्तर में यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ और बिहार की बात करूँ तो यहाँ की जो जलवायु है वह अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु जो है मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय, आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जाता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। जो यहाँ पर ये विविधताएं हैं, ठीक है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो जब जलवायु के हम उपवर्ग पढ़ेंगे, उसके सबवार्ड पढ़ेंगे तो उनके बाद वहाँ पर हम इनका वर्णन करेंगे।
आइए अब हम तापमान, पवन तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर जो मतलब तापक्रम है, टेम्परेचर जो है वह कितना 55 डिग्री तक भी चला जाता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का जो तापमान है वह कितना कम हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक होता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान कितना है 19 डिग्री। देखिए यहाँ 50 डिग्री राजस्थान का उसी दिन का एक ही दिन का सेम टेम्परेचर हमने देखा है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ठीक है, तो 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू कश्मीर, ये सबसे ठंडा इलाका है, सबसे ठंडा स्थान है। ये जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा प्रदेश जहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर जो ऑब्जर्व किया गया है वह कौन सी जगह है, द्रास है जम्मू कश्मीर के अंदर। कितना है -45 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसी रात को यदि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में देखूं तो 20 या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के, मतलब इंडिया के स्टेट्स हैं उनकी, कि कहाँ कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। देखिए भारत की यदि मैं बात करूं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतु के अनुसार अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान की 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं, ठीक है। यदि आप 24 आवर्स के अंदर भी एक जगह जहाँ पर आप रहते हैं वहीं का यदि आप टेम्परेचर नोट करें तो वहाँ पर भी आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी, विभिन्नताएं मिल जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल का दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। और वहीं यदि हम बात करें रात के टेम्परेचर की तो रात का टेम्परेचर यहाँ पर 50 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। आइए अब हम वर्षण के प्रादेशिक विविधताओं को देखें। अब हम किसकी देखें, अभी तक जो हमने विविधताएं देखी वे हमने तापमान की, तापक्रम की देखी हैं कि भारत में कहाँ पर कितना तापमान पाया जाता है, तापमान में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। यदि हम टॉप और बॉटम, नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स लें तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या क्या है। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर डे के जो टेम्परेचर है उनको। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो वर्षण है, वर्षा जो है उससे जो प्रादेशिक विविधताएं हमारे यहाँ पर हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में जो वर्षा आती है वह ज़्यादातर स्नोफॉल जो होता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, हिमपात कहेंगे, उसके रूप में होता है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है, ठीक है। दूसरे भागों की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही नहीं अंतर है। देखिए वर्षण के भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार हो गए। वर्षण यहाँ पर जल की बूंदों के रूप में है, यहाँ हिमपात के रूप में है, ठीक है। तो ये कहता है इसी प्रकार जो केवल वर्षण के प्रकारों में ही नहीं अंतर है बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मात्रा मतलब क्वांटिटी जो है उसकी, उसमें भी अंतर है। कहीं पर मतलब बरसात जो है वह ज़्यादा होती है और कहीं पर बरसात क्या है इसमें कम होती है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। मेघालय जो आपका स्टेट है, ठीक है, असम से नीचे जो स्टेट है जो बांग्लादेश को भी टच कर रहा है, तो मेघालय की में वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गारो है, खासी है, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवा रखी हैं। तो इन पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर चेरापूंजी और मासिन राम में जो एवरेज मतलब रेनफॉल की बात करूं तो वो 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। और इसके अपोजिट की बात करूं तो राजस्थान की जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए
डिफरेंस आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी बरसात होती है जहां जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना, गारो और खासी पहाड़ियां हैं, कहाँ पर है, मेघालय स्टेट के अंदर हैं। तो यहाँ पर जब मौसिनराम चिरापुंजी की बात करें तो हम वहाँ की हमने एवरेज रेनफॉल देखी कि वहाँ पर बरसात कितनी ज़्यादा होती है। और जब हम यहाँ की बात करें तो ये गारो जो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियों में तुरा जो एक जगह है वहाँ पर मतलब जितनी वर्षा एक दिन में होती है इतनी जैसलमेर की बात करूँ, जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर मतलब 10 साल में भी इतनी बरसात नहीं होती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा कितनी है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। अब देखिए, अब बात करते हैं, अभी तक हमने उन प्रदेश की बात की है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है या जहाँ पर वर्षा बिल्कुल ही कम होती है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो देखिए, जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान या मूसलाधार वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त महीना जो श्रावण मास आता है, ठीक है, जिसे हम बरसात का मौसम भी बोलते हैं, तो उन महीनों की अब जब हम बात करें तो गंगा के जो डेल्टा हैं और उड़ीसा के जो तटीय भाग हैं, ठीक है, जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा का, जो समुद्र से छूता हुआ अक्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी प्रचंड तूफान आते हैं। ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि उड़ीसा में तूफान आया हुआ है और मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब भारी बरसात होती है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर की यदि बात करें तो दक्षिण में ही तमिलनाडु कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देखिए, जिन दिनों में यहाँ पर जो गंगा का डेल्टा है या उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी जब मूसलाधार वर्षा हो रही है तो इसी से यदि साउथ की तरफ जाएं, जो साउदर्न मोस्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु की यदि मैं बात करूँ तो वो जो क्षेत्र है वो कैसा है, बिल्कुल ही शांत है, शुष्क है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो है वह अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच में ही होती है। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर वर्षा जो है वह शरद ऋतु व जाड़ों के आरंभ में होती है। तमिलनाडु में बरसात कब होती है, वर्षा यहाँ पर शरद ऋतु या जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं जिन्हें मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन से हैं, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। कौन कौन से हैं, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक दे रखा है। दूसरा, जो हमारी लोकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और वायु दाब, वहाँ का जो प्रेशर है, ठीक है, वो कितना है, या पवन से संबंधित जो भी कारक हैं। स्थिति और उच्चावच देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अपना अक्षांशीय मतलब जो विस्तार है उसकी देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर जब आपको रीड कराया, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट चैप्टर की एक अलग से वीडियो 10 मिनट्स के आसपास की मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने आपको अक्षांशीय रेखाएं जो हमारी हैं, ठीक है, जो हमारे लेटीट्यूड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों से बिल्कुल पहले से ही वाकिफ़ हैं कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वह पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है, 23.5 डिग्री से जाती है। 23.5 डिग्री से कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती है, यह है हमारे गुजरात के बाद राजस्थान, देन आफ्टर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, टोटल 8 स्टेट को क्रॉस करते हुए इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर देखिए,
इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, 23 से ऊपर है तो यह कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है वह उष्ण कटिबंध में आता है। एक पार्ट ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध में, नीचे वाला जो है वह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। देखिए यह अक्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मतलब सारा साल की यदि मैं बात करूँ, एक एवरेज निकालूँ, तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वह ज़्यादा ही रहता है, मतलब जो दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। उत्तर में हम बात करें तो जो ऊंचा हिमालय जो है वह अपने विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु और विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला जो इसकी है उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जो उत्तर से पवनें आएंगे उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होते हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती हैं। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। देखिए आगे हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि रेन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से है, कहाँ से पवनें उठती हैं, ठीक है। और फिर जब ये हिमालय रेंजेस से जाके टकराती हैं तो जो हमारे उत्तर भारत में जो बरसात होती है उसका मुख्य कारण भी क्या है, हिमालय पर्वत ही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।